वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो हम जिम एप्लीकेशन ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो कंपनीज़ होती है वो कैसे चीज़ों पर काम करती है और क्या स्टेप्स वो फॉलो करती है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में। ठीक है, एप्लीकेशन देखो यार बनते रहेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो स्टेप्स फॉलो होते हैं कंपनीज़ वगैरह में, या जो एक स्टैंडर्ड आपको भी मेंटेन करके चलना है, उसी फ्लो में आपको काम करना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक जो इन्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेप का कोई ना कोई टेक्निकल रीज़न है और उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो उसको समझना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ बेसिक स्टेप्स जो कंपनी मोस्टली फॉलो करती है, ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं, ठीक है, एक बेसिक एप्लीकेशन को बनाने के लिए वो स्टेप्स मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर हम अपना जिम एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल भी नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, फिर देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या हैं। ओके, तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ फ्लो चार्ट जैसा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले रुक जाओ एक मिनट, मैं इसका ये ऑन कर लेता हूँ। कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे? रेड कलर में हम लिखेंगे, डन करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट बेसिकली ये नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को यहाँ पे हेडिंग्स को लिखा हुआ है, ताकि मैं आपको इन सब चीज़ों को एक एक करके बता सकूँ थोड़ा थोड़ा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपके दिमाग में क्रिएट हो सके कि जो बड़ी कंपनीज़ होती है वो किस तरह से, मतलब बेसिक लेवल की जो कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ उनके और भी कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक लेवल की जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो सभी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और ये आपको जानना चाहिए अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं और आपको नहीं पता, तो भी आपको ये जानना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि सबसे पहला हम बनाने के लिए जा रहे हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम किसके लिए बनाएंगे? क्लाइंट के लिए। ठीक है, क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे, तो क्लाइंट किसके पास आएगा? कंपनी के पास। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो, इसमें क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग जब होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं? क्लाइंट से सारा रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। ठीक है, उनके हम दुखड़े सुनते हैं, उनका प्रॉब्लम जानते हैं। ठीक है, कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनका वर्क फ्लो समझते हैं कि एक्चुअली वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, किस तरह के क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये सभी चीज़ों को हमको उनका सुनना होता है। ये क्लाइंट और कंपनी बैठ के जब फर्स्ट बार मीटिंग करती है, तो कंपनी सिर्फ क्लाइंट का सुनती है कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या हमसे। ठीक है, फिर कंपनी क्या करती है? उनसे क्वेश्चन पूछती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि जो ऐप बनेगा वो सिर्फ एंड्रॉयड में चलेगा या वो आईओएस के लिए भी बनाना है उसको। ठीक है, एप्लीकेशन जो होगा वो सिर्फ ऑफलाइन चलेगा या फिर उसको ऑनलाइन भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कितने यूज़र्स होंगे, ये सारी चीज़, पेमेंट मेथड वगैरह भी इंक्लूड करना है क्या इसमें, ये सारी चीज़ों को कंपनी उनसे क्वेश्चन पूछ लेती है। क्योंकि जब कंपनी जो एप्लीकेशन का कॉस्ट डिसाइड करती है, तो ये एक रॉ डेटा के फॉर्म पे उनको एक समझ में आता है कि हाँ, इसमें हम इतना कॉस्ट इसको चार्ज कर सकते हैं, इस टाइप का। ठीक है, तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि ये फ्यूचर में और आप इसको स्केल करोगे क्या, इस टाइप का, कि बस इतना ही रिक्वायरमेंट के साथ आप इस ऐप को यहीं पे स्टॉप करोगे। ये सारी चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, तो उनके दुखड़े सुनने के बाद, उनसे सवाल जवाब करने के बाद, कंपनी फाइनली बोलती है कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे फॉलो अप मेल में, आप घर जाइए। हम भी अपने घर जाते हैं, हमारी कंपनी, और हम कंपनी में जाके मस्त बैठेंगे, अपने जो सीनियर डेवलपर्स हैं, अपने जो सेल्स टीम हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को, फाइनेंस वगैरह, मतलब पूरा प्रॉपर टीम के साथ हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। फिर आप एक हम, मतलब कंपनी जब क्लाइंट से बात करती है, तो फिर वो ना एक लाइक पेन एंड पेपर टाइप का एक कह सकते हो कि
नोट करते जाते हैं कि भैया इसको ये चीज़ चाहिए, इसको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इस टाइप का। ठीक है, फिर जब वो कंपनी क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग के बाद आती है और अपने से जितने भी सीनियर डेवलपर सेल्स टीम वगैरह के साथ बैठती है, प्लानिंग करती है। ठीक है, तो उनको एक तो यहाँ प्री एस आर एस उनको एक अप्रॉक्स कॉस्ट के साथ बना के दिया जाता है। एस आर एस का मतलब जो होता है ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है। ठीक है, एस आर एस का फुल फॉर्म जो कंपनी मोस्टली इस टर्म को यूज़ करती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप समझ सकते हो कि जैसे आप वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाते हो, वर्ड पे कोई आप टेक्स्ट लिखते हो और वो पूरा डॉक्यूमेंट बना रहे हो कि हमको क्या क्या इसमें चाहिए, कौन कौन से फील्ड चाहिए, कौन कौन से फील्ड में कौन कौन सी वैलिडेशंस होगी, ये सारी चीज़ें जो एक प्रॉपर उस जो ऐप बनाने आप जा रहे हो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप कंपनी रेडी करती है। ठीक है, उसको एसआरएस बोला जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्री एसआरएस इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कंपनी क्या करती है, जब वो क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मीटिंग करती है तो उसी समय उनको देखो कंपनी जो होती है अपना जो कॉस्ट बताती है। जैसे कोई भी ऐप बनवाने के लिए हमारे पास आया, हम कंपनी हैं, तो हम उसको तुरंत उसी समय हम उसको फाइनल कॉस्टिंग नहीं बता सकते जो एप्लीकेशन का। ठीक है, तो कंपनी मोस्टली 2 स्टेप्स में कोशिश करती है कि फाइनल कॉस्ट लॉक हो जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप ये रहता है कि पहले तो वो क्लाइंट के दुखड़े सुन के आती है कि उनको क्या चाहिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद बोलती है कि ठीक है हम जा रहे हैं अपनी कंपनी, हम आपको फॉलोअप मेल में बताएंगे कि इसका जो एस्टिमेटेड अप्रॉक्स कॉस्ट होगा वो कितना होगा। तो कंपनी क्लाइंट से मिल के घर अपना कंपनी में आती है। ठीक है, और वहाँ पे अपने जितने भी सीनियर डेवलपर्स होते हैं, सेल्स टीम वगैरह वाले के साथ सब साथ मिल के बैठते हैं और जितना नॉलेज उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट से गैदर किया होता है उस पर विचार विमर्श करके वो उनका कॉस्ट अप्रॉक्स कॉस्ट डिसाइड करती है। मान लो अप्रॉक्स कॉस्ट कंपनी को लगा कि भाई 15 से 20 लाख के बीच में ये एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब सवाल ये है कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि अप्रॉक्स कॉस्ट कितना आएगा। तो कंपनी डिसाइड करती है कि भाई इसमें कितने स्क्रीन्स बनेंगे, है ना, एक्टिविटीज़ मतलब एप्लीकेशन में कितने स्क्रीन्स होंगे। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये सब चीज़। ठीक है, इसमें कंपनी की जो भी, जैसे कोई कंपनी किसी एप्लीकेशन का कॉस्ट डिसाइड करती है तो उसमें क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कितने इंजीनियर्स लगेंगे। ठीक है, जैसे 5 इंजीनियर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक इंजीनियर का 1 घंटे का कॉस्ट कितना होगा, जैसे 1 घंटे का मान लो 2000 रुपये कॉस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें और भी जो टीम मेंबर्स लगेंगे, ठीक है, मैनेजर को कितना दिया जाएगा, जो टीम के इंजीनियर्स होंगे उसको कितना दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद फाइनली कंपनी एक प्रॉपर एक एस्टिमेशन से डिसाइड करती है कि भैया 15 से 20 लाख के आसपास तक इसका एस्टिमेट कॉस्ट जाएगा, मतलब अप्रॉक्स कॉस्ट जाएगा। ठीक है, ये एक रफ डेटा होता है, फाइनल डेटा नहीं होता। फाइनल जो कॉस्ट होती है वो जो फाइनल हमारा ये बनेगा एसआरएस बनेगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन फाइनली रेडी होगा तब इसको फाइनल लॉक किया जाएगा इस कॉस्ट को। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि शुरू में जब वो मीटिंग करके आती है तो उसको थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई करना होता है और इसको एक अप्रॉक्स कॉस्ट बता देना होता है जो क्लाइंट होता है उसको, ताकि क्लाइंट भी तो अपनी औकात देखेगा ना कि भाई मेरी औकात है कि नहीं है कि इस एप्लीकेशन को इस कंपनी से बनाने का। अगर कंपनी बोल दी कि 50 लाख लगेगा तो क्लाइंट को लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा बोल रहा है, अप्रॉक्स कॉस्ट में इतना बोल रहा है तो फाइनल कॉस्ट में कितना बोलेगा, तो भाई वो फिर पीछे हट जाएगी। वो एक लाइन मतलब कंपनी मतलब अपना हैसियत के हिसाब से फिर वो दूसरा कंपनी देखेगी। ठीक है, इस टाइप का। तो कहना यही है कि अप्रॉक्स कॉस्ट जो है ये क्लाइंट को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि वो उस कंपनी के साथ आगे इस प्रोजेक्ट में बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, अपने कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, फिर जैसे वो अप्रॉक्स कॉस्ट कंपनी डिसाइड कर लेती है अपने कंपनी में और फॉलोअप मेल में
क्लाइंट को या तो वो मेल कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर बिगिनर लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग जो करते हैं, मान लो वो लोग क्या करते हैं कि एसआरएस बना लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर देते हैं, व्हाट्सअप में भी सेंड कर देते हैं उसका पीडीएफ, और व्हाट्सअप में उनका कन्फर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। और जो मिड रेंज की जो कंपनीज़ होती है वो क्या करती है, मेल कर लेते हैं, ठीक है। मेल में रिटर्न उनसे चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में कोई लीगल इश्यूज़ ना हो, बाद में कोई ये और तामझाम ऐड ना करवाए, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी कंपनीज जो होती है वो क्या करती है, वो एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी करती हैं और जो क्लाइंट है उनको ये डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर देते हैं, ठीक है। और उनसे प्रॉपरली साइन कराया जाता है, बॉन्ड साइन होता है इसमें कि भाई ये काम है, इस काम के इतने कॉस्ट लगेंगे और इतना टाइम में ये ऐप इनको हमको देना है। इसलिए कंपनी के ऊपर मोस्टली प्रेशर रहता है और कि वो इस एप्लीकेशन को अपने क्लाइंट को समय पे डिलीवर करे, क्योंकि समय पे अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो फिर क्लाइंट कंपनी पे चढ़ेगा। तो इसलिए इसी एग्रीमेंट की वजह से, इसी बॉन्ड की वजह से कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डालती है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, सोचने से ही नहीं हो जाता। कंपनी को क्या है, कंपनी बोलेगी कि भैया हमको प्रोजेक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए, हम 10 दिन में एक 10 महीने में आपको बना के दे देंगे, 4 महीने में, 2 महीने में बना के दे देंगे, ऐसे करके। लेकिन जो एक्चुअल रियल ग्राउंड में जो लोग काम करते रहते हैं, जो मैनेजर के अंदर जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो बेचारे नए नए होते हैं, कहीं ना कहीं से वो उतने ढंग से एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, और या फिर वो सीखते रहते हैं, क्योंकि यार ह्यूमन है, वो तो सीखना जरूरी है, सीखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं वो सोच में थोड़ा सा लेट होने लगता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में मैनेजर की होती है कि वो अपने टीम से सही से काम कराए। इसलिए मैनेजर क्या करता है, टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कि वो काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे, या फिर जो भी ऐसा जल्दी कंप्लीट हो सके, ताकि कंपनी जो ये एग्रीमेंट पे सक्सेस हो इस क्लाइंट के साथ में, इस टाइप का, ठीक है। तो फिर फाइनली जब अप्रॉक्स कॉस्ट मेल कर दिया जाता है या फिर दे दिया जाता है उनको, और उनसे अप्रूवल आ जाती है कि ठीक है आप फाइनल, ऐसा उनको बता दिया जाता है कि भाई ये एक अप्रॉक्स कॉस्ट है, अभी फाइनल एसआरएस हमने आपको भेजा नहीं है। फाइनल एसआरएस के लिए आप हमसे फिर से एक मीटिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और फिर से एक मीटिंग होगी और फिर आपको हम एक फ़ाइनल एसआरएस बना, उस मीटिंग में फिर से हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, फिर हम आपको एक फ़ाइनल एसआरएस बना के देंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके, और उसमें जो फाइनल कॉस्टिंग होगी वो मेंशन होगी, फाइनल टाइम्स मेंशन होंगे, इस टाइप का, ठीक है। तो कंपनी जो है फिर से अगर मीटिंग करना चाहती है क्लाइंट कंपनी के साथ में, तो वो मीटिंग करती है। फिर मीटिंग में फिर कुछ नई नई चीज़ें पता चलती है कंपनी को, और उसके बाद फाइनली वो एसआरएस, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट को लगता है कि यार हमने ये जानकारी देना भूल गए, हमको ये चीज़ और बोलना था वहाँ पे, हमको ये चीज़ ऐसा करना था, इस टाइप का। और कंपनी के पास भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं जो क्लाइंट से उनको पूछना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सेकंड मीटिंग भी फाइनल एसआरएस बनने से पहले कर लिया जाता है। और सेकंड मीटिंग जैसी ही होती है तो फिर कंपनी और क्लाइंट के बीच में ये फिक्स होता है कि भाई ठीक है, आप फाइनल एसआरएस हमको वो भेजिए और हम फिर उसको अप्रूव करेंगे, फिर उसमें आप हमको फाइनल कॉस्ट और ये टाइम वाइम सब बता दीजिए। तो फिर सेकेंड मीटिंग के बाद फिर से कंपनी उनको फाइनल जो एसआरएस होती है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो क्लाइंट को बना के देती है, ठीक है, और कि उसमें एक्चुअल कॉस्ट कितना लगेगा। तो उसके बाद कंपनी ये सब बनाने के बाद बोलती है कि भैया आपको एक्चुअल कॉस्ट लगेगा इसका 19 लाख लगेगा, इस टाइप का, ठीक है। या तो 20 लाख से ज़्यादा लेना है तो 20 लाख से ज़्यादा का कॉस्ट बता देगी। मतलब वो कंपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने इंजीनियर्स के हिसाब से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, भाई इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंजीनियर्स का पर घंटे का चार्ज यूज़ हो रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारा चीज़ इसमें देखा जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये एसआरएस एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप का है, होता है, जो पहले अप्रूव कराया जाता है क्लाइंट से कि भाई आपने जिस तरह से हमको बताया उसमें हमको ये समझ में आया, तो आपके जो
जो एप्लीकेशन होंगे उसमें ये फीचर्स होंगे, जैसे कि उसमें जिम के न्यू मेंबर्स हम ऐड कर पाएंगे, उसको सेव ऐड कर पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे, उसको डिलीट कर पाएंगे, उसको फ़ी पेमेंट कर पाएंगे, उसका रिपोर्ट देख पाएंगे। इस तरह से कौन कौन से रिपोर्ट देख पाएंगे वो एक एक चीज़ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, उसमें ये भी मेंशन होता है कि जो नेम होगा उसमें हम क्या 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 वैलिडेशंस हम लगाएंगे, वो हर एक चीज़ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, एक एक डिटेल पूरे एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये SRS रेडी हो जाता है। अब SRS को किस में रेडी किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो एक नोशन करके एक ऐप आता है। नोशन से कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर होता है नोशन करके। ठीक है, वेब बेस्ड भी है शायद ये। ठीक है, और गूगल डॉक्स से भी उसको रेडी किया जाता है, या फिर जो वर्ड में हम जिस तरह से फाइल बनाते हैं उससे भी किया जा सकता है। मैंने नोशन अभी तक यूज़ नहीं किया है, पर नोशन बहुत अच्छा है, इसको आपको यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, किचिड़ पिचिड़ हो गया, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो नोशन जो है ये अच्छा लग रहा था मेरे को। ठीक है, तो इसको यूज़ करना सीखना। ठीक है, गूगल डॉक्स भी ठीक है, वर्ड भी ठीक है, बट नोशन में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है चीज़ें अभी। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, नो अप्रूव्ड SRS नो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक बार SRS जो होता है वो क्लाइंट की तरफ से अप्रूव हो जाता है। ठीक है, SRS तो जो ऐप होता है उसका कंपनी जो होता है ऐप का कॉस्ट फिक्स करती है। ठीक है, फिक्स्ड हो जाता है इसका जो कॉस्ट होता है। ठीक है, और इसका जो टाइम भी होता है वो फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, अप्रूवल मिलने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर फ्यूचर में अगर कोई चेंज कंपनी कहती है, अब ये SRS भाई क्यों ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन फ्यूचर जब डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट पूरा मैनेजर लगा हुआ है, टीम मेंबर्स लगे हुए हैं उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, और बाद बीच बीच में क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है कि भाई उसमें हमने ये बताना भूल गए, भाई ये ऐड कर दे, भाई ये ऐड कर दे, ये माथापच्ची फिर क्लाइंट करने लगेगा। तो वो क्या होता है कि एप्लीकेशन का जो साइकिल है, जो फ्लो है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कंपनी को लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंजीनियर्स, एक्स्ट्रा उनके टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, हर चीज़ उसको वहाँ पे देना पड़ता है। इस वजह से ये SRS में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में उनको एक साइन करवा लिया जाता है कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, और इन फ्यूचर अगर कंपनी कोई नया चेंजेस उसमें करने, मतलब कंपनी का SRS एक बार अप्रूव्ड हो गया तो उसके बाद कंपनी क्लाइंट से कहती है कि भैया देखो ये SRS में आपने जो भी कहा है वही बनेगा, इससे ना तो कुछ एक्स्ट्रा बनेगा और ना ही इससे कुछ कम बनेगा। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि हमने आपको बना के दे दिया और आप अपने बातों से मुकर गए कि नहीं हमने तो ये बोला ही नहीं था ऐड करने के लिए, आपने कैसे ऐड कर दिया। तो भैया आपने SRS डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर साइन किया, SRS में ये मेंशन है, उसके हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, ये कंपनी बोल सकती है क्लाइंट को। ठीक है, और क्लाइंट भी कंपनी पे प्रेशर नहीं कर सकता कि भाई आपको 4 महीने में नहीं, आपको 2 ही महीने में देना है वरना मैं कैश कर दूंगा, ऐसा वैसा टाइप का। ठीक है, और क्लाइंट कंपनी को एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसमें और बीच बीच में परेशान नहीं कर सकती डालने के लिए या उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, एक बार SRS अप्रूव हो गया तो फिर सारे टीम मेंबर्स का ध्यान एप्लीकेशन को डेवलप करने में है, क्लाइंट की तरफ नहीं है। ठीक है, क्लाइंट को हम टाइम पे रिपोर्ट करेंगे, इस टाइप का। तो यहाँ पे फ्यूचर चेंजेस रिक्वेस्ट जैसे अगर कोई क्लाइंट करता है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी कहती है कि भैया उसका न्यू कॉस्ट लगेगा। अगर आप क्लाइंट बोलता है कि भैया बाद में कि उसमें ये फीचर एक बार SRS अप्रूव होने के बाद क्लाइंट कंपनी से कहता है कि भैया ये फीचर और ऐड कर दीजिए, तो कंपनी बोलती है कि नहीं भैया अगर ये फीचर ऐड होगा तो आपको नया कॉस्ट फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नया कॉस्ट फिर से हम बताएंगे आपको। ठीक है, और आपको न्यू टाइम लाइन मिलेगा, मतलब 4 महीने था तो हो सकता है 5 महीना का समय हम मांग लें आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अप्रूव्ड जब SRS होता है तभी कॉस्ट लॉक होता है और टाइम लॉक होता है। ठीक है, कितना कॉस्ट में बनेगा ये एप्लीकेशन और इतना टाइम में बनेगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होता कभी भी। फर्स्ट मीटिंग में या ऑन टेबल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करती कंपनी। ठीक है, वो अपने घर में आती है, प्रॉपर डिस्कशन करती है अपने जो भी सीनियर डेवलपर्स वगैरह से, सेल्स टीम वगैरह से, सबसे। ठीक है, तो उसके बाद ही वो ये सब
प्रोसेस करती है। उसके बाद जो फर्स्ट है हमारा, ये तो है क्लाइंट मीटिंग हो गया, एसआरएस हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया कंपनी अब क्या करती है, अब क्लाइंट ने बोल दिया कि ठीक है आप इतने कॉस्ट में 20 लाख में इसको एप्लीकेशन को बना रहे हो, बनाइए, ठीक है। और उसका कॉस्ट फिक्स हो गया, उसका टाइम फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब कंपनी उस एप्लीकेशन को अब बनाने में अपना दिमाग लगाना शुरू करेगी, ठीक है। तो कंपनी अब क्या करेगी, उस एप्लीकेशन का पूरा फ्लो रेडी करेगी, फ्लो डिसाइड करेगी कि भैया ये एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से काम करेगा और कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। यूज़र्स जो होंगे कैसे इसमें लॉगिन करेंगे, उसको पहली स्क्रीन कौन सी दिखाई जाएगी, स्क्रीन के फ्लोज कैसे होंगे, डिलीट करने के बाद, डिलीट बटन दबाने के बाद क्या कहते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तुरंत डिलीट हो जाना चाहिए, स्नैक बार दिखाना है नहीं दिखाना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्क्रीन के फ्लोस कैसे होंगे, पूरा एप्लीकेशन के फ्लो की एप्लीकेशन किस किस रास्ते से कैसे कैसे काम करेगा, वो पूरा फ्लो यहाँ पे डिसाइड करती है कंपनी, और उसको एक वो प्रॉपर इस फ्लो को रेडी करती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है वो है वायर फ्रेम का, ठीक है। इसको लो फिडिलिटी भी बोला जाता है कंपनीज के अंदर में, ठीक है। या फिर ये वायर फ्रेम कहने का मतलब ये एक रफ डिज़ाइन होता है, ठीक है। रफ डिज़ाइन कि जैसे मान लो आप घर बनवाने के लिए जा रहे हो किसी इंजीनियर के पास में, और आपने उनसे कहा कि भैया मेरा 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, आप मुझे इसमें बढ़िया सा बंगला का, या जो भी बंगला तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा ठीक है। तो तो इंजीनियर से आप कहते हो कि मुझे घर बना के दीजिए ऐसे करके, तो इंजीनियर बोलता है कि आप कैसे कैसे चाहते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे ऐसे। तो हो सकता है आपने ऐसा एक कागज़ पेन में ऐसा बना के ले गया, यहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, यहाँ पे लेट बाथ होगा, यहाँ पे हमारा किचन होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे गेट होगा, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, ऐसा वैसा जो भी आप बनाएं, ठीक है। तो ये एक रफ जो चीज़ होती है, रफ डिज़ाइन होती है, उसी को हम वायर फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पेन एंड पेपर मोड से बनाया जाता है, या फिर आपके पास कोई कंपनी क्या होता है कि अपने ऑफिस में वाइट बोर्ड रखा रहता है, वहाँ पे बना लेते हैं, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसमें ये बनाया जाता है वायर फ्रेम, ठीक है। और वायर फ्रेम बनाने का एक रीज़न ये भी है कि जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जैसे घर बनाने वाले एग्जांपल में, ठीक है, आपने अगर वो क्या कहते हैं, इंजीनियर तो अपने हिसाब से बनाते हैं, खैर यहाँ पे तो आपका कोई रोल नहीं रहता, इंजीनियर्स का ही रोल रहता है, ठीक है। तो वायर फ्रेम जो होता है ये एक रफ स्केच होता है। जैसे मान लो हमने जिम का एप्लीकेशन बनाया, तो हम सोचेंगे कि यार एक स्क्रीन, सबसे पहले एक स्क्रीन, यूज़र जिस तरह से, क्लाइंट जिस तरह से डिमांड कर रहा था, हमारे पास एक स्क्रीन होगा, ये एक रफ कॉपी है मान लो, ठीक है, रफ कॉपी है ये, या रफ पेज है। इसमें मैं बना दिया कि हम यहाँ पे एक वो दे देंगे, उसका फ़ोटो वाला दे देंगे, फ़ोटो खींचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम उसका नेम दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम उसका मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ पे हम उसका एड्रेस दे देंगे, यहाँ पे जेंडर दे देंगे, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका डेट, ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे, ठीक है, डेट पिकर रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से वो यहाँ पे सेव का बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे वो इज़ एक्टिव है कि नहीं है वो चेक बॉक्स रहेगा, इज़ एक्टिव ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पे मेंबरशिप टाइप रहेगा, यहाँ पे नीचे में फ़ी रहेगा, ये ड्रॉप डाउन रहेगा, इस टाइप का एक रफ वो बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम वायर फ्रेमिंग बोलते हैं, रफ डिज़ाइन होता है, ठीक है। और इसको पेन एंड पेपर मोड से भी बना सकते हो, वाइट बोर्ड से भी बना सकते हो, या फिर कंप्यूटर डिजिटल वे पे भी बना सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। और वायर फ्रेम बनने के बाद अब कहाँ जाएंगे हम लोग, UI UX डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब UI UX डिज़ाइनिंग से पहले वायर फ्रेम बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो UI UX डिज़ाइनिंग है ये कुछ इस तरह से है कि बिना मतलब नक्शे वक्शे का आपने घर के लिए पेंट खरीद लिया, बिना उसके पूरा प्रॉपर लेआउट को जाने हुए, इस टाइप का, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। वायर फ्रेम से हमको ये पता चलता है कि ये ऐप का रूप थोड़ा सा कैसे होगा, ये हमको समझ में आ जाता है। तो UI UX डिज़ाइन जो करते हैं वो प्रॉपर इसमें कलरिंग करेगा, इसमें डिज़ाइनिंग करेगा, ठीक है। और सारे कंट्रोल्स को अच्छे से बनाएगा, पूरा एक एक स्क्रीन बनाएगा, ठीक है, पूरा एक एक स्क्रीन बनाएगा। तो UI UX में ये एक एक स्क्रीन प्रॉपर अच्छे से रेडी होता है। फिर UI UX बनने के बाद यही चीज़ जो होता है वो क्या कहते हैं, डिज़ाइनर के पास भी रहता है और इंजीनियर्स के पास भी
इसका एक्सेस रहता है। इंजीनियर इसी यूआई यूएक्स के हिसाब से जो एप्लीकेशन होता है उसको डिज़ाइन करते हैं कि उसका लुक और फील, कलर वलर सब यही होना चाहिए इस टाइप का, ठीक है। और ये लुक, कलर वगैरह ये सब तुम्हारा एसआरएस में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो वायरफ्रेम इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि देखो, जो रफ़ डिज़ाइन है ना उसको आप कैसे भी करके चेंज कर सकते हो, मतलब उसमें आप तुरंत चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो पेन एंड पेपर वो है। रफ़ कॉपी में आप कितना भी गलती करो, कितना भी चीज़ों को सुधारो, बहुत ही आसान हो जाता है और वो इजी हो जाता है। लेकिन यूआई यूएक्स डिज़ाइन क्या बोलते हैं, जब आप बनाओगे और बना लोगे और उसके बाद आपने कहा कि भैया ये बटन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बटन को यहाँ पे लाओ, ठीक है, और ये नेम और ये फील्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा फील्ड चेंज करो, यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन रखो, यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन रखो। तो यूआई यूएक्स में वो चीज़ करना बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही टाइम टेकन होता है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है उसमें, ठीक है। वायर फ्रेम में उतना और ज़्यादा किच पिच नहीं होता, वो तुरंत मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह या फिर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो इसलिए यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने से पहले वायर फ्रेम बना लेना चाहिए अपने एप्लीकेशन का, ताकि आपका जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर अच्छे से हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये वायर फ्रेम ये सब चीज़ों को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो सीधा यूआई यूएक्स में डायरेक्ट जंप कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कीचड़ पिचड़ को पूरा पहले क्लीन करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, प्री एसआरएस बनाना, ठीक है, अप्रॉक्स कॉस्ट उनको देना, ठीक है, उनका अप्रूवल मिले उसके बाद सेकंड मीटिंग होना, फिर हमारा फाइनल एसआरएस जो होगा, ठीक है, डिटेल्ड एसआरएस उसको बनाना, फिर उसको क्लाइंट को देना, उससे अप्रूवल लेना, ठीक है, फिर टाइम और कॉस्ट लॉक हो जाना, ठीक है। उसके बाद अगर फ्यूचर चेंजेस होते हैं तो न्यू कॉस्ट लगेगा, नया टाइमलाइन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन फ्लो डिसाइड क्यों ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, वायर फ्रेम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो जब हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो वायर फ्रेम की ज़रूरत ही क्यों है, डायरेक्ट इसी को करते हैं। तो ये मैंने अभी बताया ना कि इसमें अगर कुछ बात में गलती पाया है ना और उसको चेंज करोगे तो सिर दर्द हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत होगा, कॉस्टली होगा, टाइम टेकन होगा। लेकिन वायर फ्रेम एक रफ डिज़ाइन होता है, उसको आप तुरंत चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है वायर फ्रेम, ठीक है। स्क्रीन फ्लो इसलिए डिज़ाइन करना होता है कि जैसे पहले ये लॉगिन स्क्रीन आएगा, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो ये हमारा न्यू मेंबर ऐड करने का स्क्रीन आएगा, जैसे क्लाइंट ने कहा था, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सेव करेगा तो उसको लिस्ट दिखेगा, ठीक है। इस तरह से ये स्क्रीन फ्लो बनेगा, ठीक है। अब ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हो, ठीक है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर एक स्क्रीन पर काम कर रहे होते हो, ठीक है। उसमें प्रॉपर पूरा स्क्रीन फ्लो वहाँ पे नहीं दिखाते, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन को दिखाते हो वहाँ पे। लेकिन स्क्रीन फ्लो में प्रॉपर सभी स्क्रीन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कौन से स्क्रीन के बाद कौन सा ओपन होगा हमारे एप्लीकेशन में, वो सारी चीज़ें हमको दिखती है, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीन फ्लो या एफ फ्लो जिसको कह सकते हो, यूज़र फ्लो आप कह सकते हो, ये बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जो होता है ये हम किससे बनाते हैं। तो इसके लिए फिग्मा यूज़ करते हैं लोग, एडोब एक्सडी यूज़ करते हैं, स्केच यूज़ करते हैं, पेंसिल जो सॉफ्टवेयर होता है, पेंसिल अगर आप बिगिनर हो तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर टूल है। फिग्मा भी काफ़ी ईजी है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कंपनीज़ में यूज़ होता है ज़्यादातर फिग्मा यूज़ करता है, क्यों फिग्मा में ये लोग वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप कभी भी अपने इसमें आप टीम के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, फिग्मा में। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और तो इसलिए ज़्यादातर कंपनी जो है वो फिग्मा प्रेफर करती है, फिग्मा में काम करती है, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो आप पेंसिल को भी वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मेरे को तो पेंसिल भी ठीक लगता है, मतलब अगर आपको स्क्रीन फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना है ये सब चीज़। लेकिन यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट फिग्मा है, ठीक है। पेंसिल भी अच्छा है, आप देख सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। और
फाइनलाइजेशन, ये अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हमारा क्या हो गया, SRS बन के रेडी हो गया, स्क्रीन फ्लो डिसाइड हो गया कि कैसे कैसे कौन कैसे काम करेगा, कैसे कैसे स्क्रीन जंप करेगी, ठीक है। वायर फ्रेम डिज़ाइन हो गया, वायर फ्रेम के हिसाब से हमारा फाइनल UI UX डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे फोटो की तरह एकदम कलरफुल स्पेशल, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन हमको दिख रहा है, भले वो कोडिंग में अभी नहीं बना हुआ है, ठीक है, कि हाँ भैया ऐसा ऐसा चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, UI UX डिज़ाइन करने के बाद में उसको कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें उसको कनेक्ट करके वो एक वीडियो की तरह टाइप का वो जंप कर सकते हैं इस तरह से और ऐसा ऐसा काम करेगा, वो एक प्रोटोटाइप बन जाता है उसका, ठीक है, वो भी बनाते हैं। तो उसमें और अच्छा होता है, क्लाइंट को भी दिखाने के लिए हो सकता है, और आप अपने जितने भी इंजीनियर्स डेवलपर्स हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगा वो भी दिखाने के लिए अच्छा होता है वो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है टेक स्टेक फाइनलाइजेशन का आता है, ठीक है, कि जो एप्लीकेशन हम बनाने के लिए जा रहे हैं उस एप्लीकेशन में कौन सा लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। जैसे हम लैंग्वेज यूज़ अपने लैंग्वेज एप्लीकेशन में लैंग्वेज यूज़ किए कोटलिन जो कि लेटेस्ट है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के लिए कौन सा लैंग्वेज बेस्ड होगा उसके हिसाब से, ठीक है। UI में हम जैसे UI में पहले XML बेस्ड जो UI यूज़ करते थे वो यूज़ नहीं कर रहे, हम लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, जेटपैक कंपोज UI वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर में आप कौन सा आर्किटेक्चर, जैसे अभी हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें MVVM आर्किटेक्चर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो MVVM आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस हमको कौन सा लेना है, रोम डेटाबेस लेना है और MS SQL लेना है, फायरबेस लेना है, जो भी मतलब और भी बहुत सारे डेटाबेस है, MongoDB है, कौन सा डेटाबेस आपको लेना है, ठीक है, कंपनी के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट के एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनल किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा है, ठीक है। iOS बनाना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद टेक स्टेक फाइनलाइजेशन होने के बाद फाइनल लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया, UI सेलेक्ट हो गया, आर्किटेक्चर सेलेक्ट, डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है वो सेलेक्ट होने के बाद फाइनली अब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेटअप जो कंपनी में काम होता है ना, अब देखो एक एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, उसको किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पर डाल देती है, मतलब वो क्या करती है, गिट रिपोजिटरी ये सब यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। इसमें इनके थ्रू वो पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उनका जो एप्लीकेशन का जो मेन फाइल होता है, आप कुछ इसको कुछ इस तरह से समझो, ये एप्लीकेशन का मेन फाइल है, ठीक है, ये कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। कंपनी के जितने भी इंजीनियर्स है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जैसे ऑफिस टाइमिंग होता है 10 बजे, ठीक है, 10 बजे ऑफिस आते हैं, ठीक है, 10 बजे ऑफिस आते हैं, अपना अपना यहाँ पे ये लोग लैपटॉप ऑन करते हैं, ठीक है, अपना अपना ये लैपटॉप ऑन करते हैं, ये जितने भी लोग बैठे होते हैं, ठीक है, लैपटॉप ऑन करते हैं। लैपटॉप ऑन करने से ये क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन का मेन फाइल है, ठीक है, तो उसको यहाँ ये लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे जो लेटेस्ट फाइल है उसको यहाँ पे लेकर के आते हैं, ये सभी के सभी, ठीक है, लेटेस्ट फाइल को लेकर के आते हैं, ठीक है। और इनके कंप्यूटर में ये पूरा फाइल जो होता है, जो एप्लीकेशन का फाइल होता है वो लेटेस्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लेटेस्ट फाइल पे सभी के सभी आज के डेट में ये काम करते हैं, जैसे आज 31 तारीख है, ठीक है। तो जैसे शाम होता है, ठीक है, सबको मैनेजर क्या करता है, सबको टास्क दे देता है, भैया तुम आज लॉगिन पेज बनाओ या इस पे काम करो, तुम इसको सुधारो, तुम इस पे काम करो, ऐसा ऐसा करके। तो बहुत सारे टास्क गिव देने का जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आसना हो गया, ठीक है, इन सब में इनको सुबह सुबह मेल आ जाता है कि भैया आज आपको ये काम करना है, आज आपको ये काम करना है, आज आपको ये काम करना है। जैसे ही कंपनी पहुंचते हैं इनको मेल आ जाता है, ये अपना मैनेजर से पूछने नहीं जाते कि भैया आज मुझे क्या काम करना है, इनको सब चीज़ मेल पे आता है, ठीक है, हर चीज़ रिटर्न रहता है। तो मेल पे आता है, मेल में लिखा रहता है कि भैया आज तुमको इस बटन का कलर चेंज करना है, या फिर साइन अप पेज बनाना है, या फिर ये करना है, या लिस्ट ये दिखाना है, ऐसा ऐसा करके। तो फिर ये मेल को पढ़ते हैं, मेल को समझते हैं, अगर इनको मेल समझ नहीं आता तो ये मैनेजर को या फिर अपने सीनियर को कांटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली क्या है, क्या बोलना चाह रहा है मेरा मैनेजर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है,
ठीक है, ऐसा करके। और तो इस तरह से ठीक है। तो फाइनली जब सब समझ जाते हैं तो ये सभी सुबह के सुबह फाइल को, लेटेस्ट फाइल को सर्वर से अपने लैपटॉप पर लेकर के आते हैं। ठीक है, और लेके आने के बाद फिर उसमें अपने अपने फील्ड पे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे शाम होता है तो शाम होने के समय जैसे ऑफिस क्लोज़ होने वाला रहता है तो जैसे सबका काम कंप्लीट होता है तो फाइनली कोड वगैरह चेक वगैरह करके अपने लोकल लैपटॉप में उसको टेस्ट वगैरह करके, अपने लोकल मोबाइल पे उसको टेस्ट वगैरह करके उस एप्लीकेशन को ये अपने काम को कमिट करते हैं, अपने कोड को कमिट करते हैं। ठीक है, पोल पोस्ट ये सब चीज़ इसमें होता है। तो जैसे ये कोड को कमिट करते हैं, कोड को कमिट करने के बाद इस पर्टिकुलर डेवलपर का जो कोड है वो सर्वर पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो मेन फाइल है सर्वर पे, जो मेन एप्लीकेशन का फाइल है उसमें मर्ज नहीं हुआ रहता। ठीक है, वो बस जाता है। ठीक है, और ये भी चला जाता है, ये भी चला जाता है। अब इसको मर्ज करने का जो मेन काम होता है, मैनेजर क्या करता है, सभी ने जो कोड कमिट किया हुआ है उसको देखता है। ठीक है, उसको वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है कि सबने सही लिखा है कि नहीं लिखा, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना होता है तो वो करता है। ठीक है, फाइनल तो मर्ज जो है मेन फाइल में जो मर्ज करता है इन कोड्स को जो इन्होंने कमिट किया हुआ है, फाइनल कोड अपना काम करके आज, तो उसको मर्ज जो है वो मैनेजर करेगा और मैनेजर उसको प्रॉपर चेक करके करेगा कि सब सही है कि नहीं। ठीक है, और अगर किसी बंदे ने, किसी इंजीनियर ने अपने कोड में कुछ तिकड़मबाजी किया हुआ है, ठीक है, या उसका कोड नहीं चल रहा है या फिर और जो भी है, तो मैनेजर उसकी सुबह मीटिंग में क्लास लेगा। ठीक है, तो ये ऐसा काम होता है यहाँ पे। तो फाइनली हम टेक स्टैक या फाइनलाइजेशन होने के बाद हमको प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट मैनेजर करता है या सीनियर डेवलपर करते हैं ये सब स्टेप सेटअप करने का। ठीक है, जो स्टार्टिंग फेज़ होता है तो वो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, मिनिमम एसडीके सेलेक्ट करेगा ताकि उसका एप्लीकेशन मिनिमम कौन से लेवल के मोबाइल एप्लीकेशन तक मोबाइल में चल सकता है। ठीक है, पैकेज स्ट्रक्चर उसमें बनाएगा कि कौन कौन से पैकेज होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है, गिट रिपोजिटरी से उसको लिंक करेगा। ठीक है, ग्रेडल कॉन्फ़िगर करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर करेगा पहले। ठीक है, उसके बाद अब चालू होता है इसका कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम। ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे यूआई लेयर होता है, व्यू मॉडल लेयर होता है, डोमेन लेयर होता है, डाटा लेयर होता है। अलग अलग लेयर इसलिए क्योंकि एक फ़्लो मेंटेन हो एप्लीकेशन में, एक प्रॉपर सिक्योरिटी बने हर पार्ट का। ठीक है, कल के दिन में जो हमारा एप्लीकेशन है वो स्केल होगा वो। ठीक है, तो इसमें हमको किसी में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिक्योरिटी रीज़न से भी किया जाता है, जो लेयर वगैरह ये सब बनाया जाता है। उसके बाद फाइनली कोड होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, बीच बीच में टेस्टिंग वगैरह होते रहता है। ठीक है, तो फाइनली जैसे हम कोड करते हैं तो एप्लीकेशन की अब टेस्टिंग होती है और अगर उसमें कोई बग आता है तो उसको हम फिक्स करते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह का टेस्टिंग होता है कंपनी के अंदर में, जैसे यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि जो कोड होता है, ठीक है, उसके किसी पर्टिकुलर फंक्शन, हर एक फंक्शन को टेस्ट किया जाता है कि उस फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं उन यूनिट टेस्टिंग के दौरान हम उन फंक्शन को यूज़ करते हैं और उनमें डिफरेंट काइंड टाइप के जो आर्गुमेंट पास करते हैं और हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट टेस्टिंग इस तरह से किया जाता है। ठीक है, यूआई टेस्टिंग जो होता है वो एक तरह से एंड्रॉयड का फीचर होता है जिसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में जिसमें एक कहना चाहिए कि ये ऑटोमेटेड चीज़ें होती है इसमें कि सब चीज़ फिल करता है, ऑटोमेटिक फिल होगा, फिर वो टेस्ट करेगा, सब फिल होगा, फिर टेस्ट करेगा, फिल होगा, टेस्ट करेगा। ये यूआई टेस्टिंग तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्क्रीन वाले एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाई मान लो आपके एप्लीकेशन में 50 स्क्रीन है तो आप बार बार तो 50 स्क्रीन को जब भी आप क्योंकि जब डेवलपर क्या करता है, एक कोड लिखता है, कोड लिखने के बाद में फिर से उसको टेस्ट करता है, फिर से उसको टेस्ट करता है, तो 40-50 स्क्रीन रहेगा तो आप लगातार बार बार उतने लेवल ऑफ स्क्रीन को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यूआई टेस्टिंग की यहाँ पे नीड होती है। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे मोबाइल है अपने पास, डेवलपर के पास जो मोबाइल होता है या कंपनी उसको मोबाइल दी हुई होती है टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए,
तो उसमें वो टेस्टिंग करता है मैनुअली, वो ऐप को अपने मोबाइल में डीबग करके रन करता है और उसमें प्रॉपर टेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये मैनुअल, ज़्यादातर कंपनीज मैनुअल टेस्टिंग करती है, जो मिड रेंज की जो कंपनी होती है, जो बेसिक कंपनीज होती हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली टेस्टिंग होने के बाद में अब ये सब बग वगैरह फिक्स हो जाता है, तो फाइनली अब उसका ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनता है, जिसको AAB फाइल बोलते हैं। ठीक है, रिलीज़ करते हैं, बिल्ड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फाइनली, और इस AAB का मतलब होता है एंड्रॉयड ऐप बंडल। ठीक है, तो बिल्ड रिलीज़ करने के बाद फाइनली अब इसको इस ऐप फाइल को जो है वो हम प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपने एप्लीकेशन को शुरू में डालना होता है उनको, तो प्ले स्टोर शायद एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है। ठीक है, वो वन टाइम फीस होता है क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को डालते हो तो गूगल उसमें प्रॉपर चेक करता है कि आपका एप्लीकेशन किसी गूगल के रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा है, इस टाइप का, तो तब जाके वो पूरा प्ले स्टोर में उसको डालने देता है, अपलोड करने देता है। ठीक है, तो प्ले स्टोर में अपलोड किया जाता है। प्ले स्टोर में जैसे ही अपलोड होता है तो फिर यूज़र फिर वहाँ से उसको डाउनलोड करते हैं और उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। इसको हम प्रोडक्शन या फिर लाइव इन्वायरमेंट के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइव इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस का पार्ट आता है। अब यूज़र ने उसको यूज़ किया, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ नया उसको इन फ्यूचर में अपडेट करवाना है या कुछ कुछ बग्स मिल रहे हैं वो सब, तो बाद में वो मेंटेनेंस पे आता है और मेंटेनेंस पे फिर बग को फिक्स किया जाता है, नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, परफॉर्मेंस और इम्प्रूव किया जाता है एप्लीकेशन का। ठीक है, और फाइनली उस एप्लीकेशन के वर्जन को फिर से अपडेट करके फिर से उसको प्ले स्टोर में अपलोड करके फाइनली यूज़र को यूज़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने का। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसमें आपको समझने और जानने को काफ़ी कुछ मिला होगा। ठीक है, तो आप भी जब भी कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करें या बनाएं तो मेक श्योर रहे कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये आ गया होगा कि कंपनी किस तरह से अपनी कॉस्टिंग डिसाइड करती है, किस तरह से वो क्लाइंट को हैंडल करती है, किस तरह से वो टाइम लिमिट सेट करती है, कैसे वो कॉस्टिंग सेट कर रही है, कैसे कब मतलब कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सा काम हो रहा है, ये सारी चीज़। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू समझ में आया होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को स्किप करते हैं और बस एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिए, बस एंड्रॉयड डेवलपर बन गए, एंड्रॉयड स्टूडियो खोलो और एप्लीकेशन बना लो। ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है, प्रॉपर आप, क्योंकि इन केस अगर आप सपोज़ किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करते, आप फ्रीलांसिंग काम भी करते हो, तो आपका काम करने का तरीका भी तो कुछ इसी तरह से होना चाहिए। इससे आप अपने जो काम है उसको डिज़ाइन कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या बताऊंगा अगले वीडियो में मैं अगले वीडियो में ओके, अगले वीडियो में हम आर्किटेक्चर समझेंगे कि जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो फाइनल जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है वो उस पर किस तरह से बनेगा, कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा डेवलपमेंट में मत कूद जाना। ठीक है, जैसे बाकी लोग कहते हैं, ये मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ, आप अपनी समझ से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय बाय। कहाँ से बंद करूँ इसको?